नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं, एक महान दार्शनिक की बात करने वाले हैं, कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स। देखिए, सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि कहाँ इनका जन्म हुआ, किस तरह इन्होंने पढ़ाई की, किन से शादी की इन्होंने। तो हम बात करते हैं इनके जीवन परिचय से संबंधित। जीवन परिचय, जीवन परिचय से बहुत सारे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। तो आधुनिक समाजवादी विचारधारा के उन्नयक कार्ल मार्क्स का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, तो इन्हें आधुनिक समाजवादी विचारधारा के उन्नयक कहा जाता है। आधुनिक समाजवादी विचारधारा के उन्नयक, उन्नयक का मतलब उसको आगे ले जाने वाले। आधुनिक समाजवादी विचारधारा के उन्नयक व्यक्ति कार्ल मार्क्स का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुए। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 5 मई 1818 को। कब हुआ जन्म? जन्म हुआ 5 मई 1818 को इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ होता है इनका? इनका जन्म होता है जर्मनी के राइन प्रांत में। कहां पर? जर्मनी के राइन प्रांत में इनका जन्म होता है। राइन प्रांत में इनका जन्म होता है जर्मनी के। और राइन प्रांत में भी एक जगह का नाम है जायरे, है ना। कहीं पे जायरे लिखा मिलेगा, कहीं जियरे लिखा मिलेगा। तो यहां पर इनका जन्म होता है। तो हम देखते हैं कि जो कार्ल मार्क्स है, इनका जो जन्म है वो जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ। और कब होता है? इनका जन्म होता है 5 मई 1818। तो 5 मई 1818 जर्मनी के राइन प्रांत के जायरे नामक स्थान पर। जायरे या जियरे भी लिखा मिल सकता है कहीं पर, ध्यान रखना, जियरे नामक स्थान पर। अब देखिए, इनके जो पिताजी थे, पिताजी वो साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे, पैसे से वकील थे और एक सुखी परिवार था। हम कह सकते हैं कि सुखी परिवार में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। हम बात सुखी परिवार क्यों कर रहे हैं? क्यों इसलिए कर रहे हैं कि देखो, जो भी विचारक होते हैं उन पर उनके परिवार की, समाज की जो वस्तु स्थिति है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी संदर्भ में हम इनके बात कर रहे हैं। तो एक साधारण वकील, माता इनकी यहूदी थी। माता कौन थी? यहूदी महिला थी। माता यहूदी महिला। जन्म हुआ 5 मई 1818 को। अब देखिए, बाल्यावस्था से ही ये प्रतिभाशाली रहे हैं, बहुत माइंडेड रहे हैं और गहन अध्ययन में इनकी रुचि रही है। हमेशा बुक्स पढ़ते रहते थे। तो बचपन से ही इनके पिताजी जानते थे कि ये प्रतिभाशाली बच्चा है और इसको आगे पढ़ने के लिए इन्होंने बोन विश्वविद्यालय में भी भेजा। कौन से विश्वविद्यालय से शिक्षा अर्जित की? तो इन्होंने बोन विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, बोन विश्वविद्यालय, बोन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। और वहीं से इन्होंने डॉक्टरेट, दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी धारण की थी। कहां से? बोन विश्वविद्यालय से। तो इन्होंने बोन विश्वविद्यालय में जब अध्ययन कर रहे थे तो इनकी मुलाकात एक उच्च महिला से होती है, जिनका नाम होता है जेनी। क्या नाम होता है? जेनी नाम होता है। उच्च वर्गीय महिला है ये। कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि उच्च परिवार से रिलेटेड है। जहां कार्ल मार्क्स का परिवार एक सामान्य परिवार था और जेनी का परिवार एक उच्च परिवार था। दोनों की वहां पर मुलाकात होती है और उस मुलाकात के कारण इनका ध्यान अध्ययन से हट जाता है।
अब इनका ध्यान अध्ययन पे नहीं रहता, ये प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं जेनी के साथ में। और जब ये खबर उनके माता पिता को लगती है तो माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। और माता पिता जब स्वीकार नहीं करते हैं तो माता पिता से इनकी अनबन भी हो जाती है इस बात पर लेकर के। काफी आपस में विवाद इनका चलता है दोनों परिवारों के बीच। लेकिन इनकी हठधर्मिता और दोनों की के कारण इनके आखिरकार इनके माता पिता जो खिलाफ थे, कुछ समय बाद ये उनके सामने उन्हें झुकना पड़ता है और दोनों की शादी के लिए ये तैयार हो जाते हैं। और इस हिसाब से इन दोनों की क्या कर दी जाती है, शादी कर देती है, दोनों का विवाह कर दिया जाता है। इस विवाह के पश्चात हम देखते हैं कार्ल मार्क्स हीगल से काफी प्रभावित था। तो एक संस्था चलती थी उस समय, यंग हीगलियन, हीगल से की विचारधारा से रखने वाले युवा लोगों की, जिसे हम कहते हैं एक संस्था थी। बात करते हैं हम उस संस्था की, यंग हीगलियन। ये इस तरह की एक संस्था थी और ये हीगल के विचारधारा से संबंधित संस्था थी। इस संस्था से ये जुड़ जाते हैं और साम्यवाद की ओर इनका रुख होता है। एक तरीके से साम्यवाद की तरफ ये मुड़ जाते हैं यहाँ पर। और यहीं के इसके बाद अपनी पढ़ाई के बाद ये राइन नामक एक समाचार पत्र है, वहां काम करना शुरू करते हैं। कौन सा? राइन समाचार पत्र। और अपने कार्य से वहां सबको प्रभावित करते हुए एक तरीके से मुख्य संपादक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मुख्य संपादक। राइन नामक समाचार पत्र में एक मुख्य संपादक की भूमिका अदा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये ब्रुसेल्स में एक साम्यवादी लीग थी, उससे जुड़ जाते हैं। किससे? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में साम्यवादी लीग से जुड़ जाते हैं, साम्यवादी लीग से। और जब साम्यवादी लीग से जुड़ते हैं तो वहां पर हीगल के नाम से बहुत सारी संस्थाएं कार्य कर रही थी, गोष्ठियां होती थी। तो वहां पर ये जाते हैं और वहां पर अपने भी व्यक्तित्व ये रखते हैं और धीरे धीरे ये प्रसिद्धि पाने लगते हैं। अब देखिए, ये जर्मनी में एक क्रांतिकारी पत्र लिखते हैं, द न्यू रेनिस टाइम्स। एक क्रांतिकारी पत्र लिखते हैं जर्मनी में, देखिए, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। किस तरह जाना पड़ा? तो लोग एक क्रांतिकारी पत्र, देखिए, एक क्रांतिकारी पत्र लिखते हैं। कौन सा? क्रांतिकारी पत्र। नाम था उसका द न्यू रेनिस टाइम्स। तो द न्यू रेनिस टाइम है ना, द न्यू रेनिस टाइम। एक सेकेंड, द न्यू रेनिस टाइम्स, ये इस तरीके का एक समाचार पत्र था। इससे ये इसमें इतनी क्रांतिकारी बातें लिखते हैं उस समय के कि इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है और इनको जेल भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है? जेल भेज दिया जाता है। ये जर्मनी की बात है। ये जर्मनी में एक क्रांतिकारी पत्र लिखते हैं, न्यू रेनिस टाइम्स। न्यू रेनिस टाइम है ना। तो इस तरह ये पत्र है रेनिस, है ना, RHENISS, ध्यान रखना, रेनिस टाइम्स। द न्यू रेनिस जो टाइम्स है, इसके कारण पर राजद्रोह के चक्कर में जेल गए और अंतिम समय इनका जो एक अच्छे तरीके से चल रहा था वो दरिद्रता की ओर बढ़ने लगा और अंतिम समय इनका दरिद्रता में ही बीता। और 1818 में जन्म और 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनका जीवन काल रहा।
तो हमने ये इनका जीवन काल देखा। अब देखिए ये अपने जीवन काल में ये तो हमने इनको देखा कि किस तरह इन्होंने कार्य किया, किस तरह अपनी पढ़ाई की, किस तरह इन्होंने शादी हुई इनकी जेनी के साथ में। लेकिन इनको सबसे ज्यादा जो प्रभाव इन पर पड़ा उसकी हम बात करते तो हीगल का प्रभाव पड़ा, इसके बाद फायरबाख का प्रभाव पड़ा और रिकार्डो का इनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये बात को भी हमको नहीं भूलना चाहिए। तो हम इनके प्रभावों को देख लेते हैं जिनके आधार पर इनके ऊपर जीवन पर इनके प्रभाव पड़ा। देखिए अगर हम बात करें द्वंद्वात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, ये द्वंद्वात्मक पद्धति जो कार्ल मार्क्स के ने अपने विचारों में दी है वो किसके प्रभाव से आई है? तो वो हीगल के प्रभाव से। किससे? हीगल के प्रभाव के कारण। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी और पद्धति, भौतिकवाद कहां से आया है? अगर हम भौतिकवाद की बात करें तो फायरबाख, फायरबाख से इनको भौतिक बाद की इनकी जो भौतिकवादी इनके विचारधारा है वो फायरबाख से इन्होंने एक तरीके से ग्रहण की है, उससे संबंधित है। और जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, अतिरिक्त मूल्य, अतिरिक्त मूल्य की जो बात की थी वो रिकार्डो, किससे? रिकार्डो से ग्रहण किए इन्होंने। ये तीनों चीज कार्ल मार्क्स ने इन विचारकों से ग्रहण किए। एक तो द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो हीगल से ग्रहण की है, भौतिकवाद है वो फायरबाख से ग्रहण किया है, और अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो इनका रिकार्डो से ग्रहण किया है। इनका प्रभाव पड़ा, इनका खुद के विचारों में इन्होंने बहुत चेंजेस किए हैं, वो हम आगे बात करेंगे जब हम इन सिद्धांतों की बात करेंगे। लेकिन इन चीजों का जो प्रभाव है कार्ल मार्क्स पर, इन पर बहुत बड़ा एक प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी रचनाओं से पहले हम एक बात करते हैं, इनकी एक जीवनी लिखी गई और वो जीवनी लिखी स्टेपनोवा ने। जीवनी किन्होंने लिखी? इनकी जीवनी स्टेपनोवा ने इनकी जीवनी लिखी है। किसने लिखी है जीवनी? स्टेपनोवा ने कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी है। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की रचनाएं। कुछ कार्ल मार्क्स की रचनाएं स्वयं की रचनाएं और कुछ में इन्होंने एंगल्स के साथ में, एंगल्स की बात कर लेते हैं, एंगल्स की बात कर लेते हैं। एंगल्स एक व्यक्ति जो एक महान कह सकते हैं बिजनेसमैन का, बहुत उच्च बिजनेसमैन का पुत्र था, उसके साथ इन्होंने मिलकर के कुछ पुस्तकें लिखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल्स के साथ में लिख के इन्होंने किया है। देखिए बात कर लेते हैं हम इनके प्रमुख रचनाओं की। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं जो इन्होंने एंगल्स के साथ में लिखी है उनको देख लेते हैं पहले। एंगल्स के साथ में जो इन्होंने लिखी है उनकी बात कर लेते हैं। तो द होली फैमिली, द पहली पुस्तक द होली फैमिली इन्होंने एंगल्स के साथ में लिखी। इसके अलावा जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी भी इन्होंने किनके साथ में लिखी? एंगल्स के साथ में लिखी। कौन सी? जर्मन आइडियोलॉजी, है ना। तो जर्मन आइडियोलॉजी जो इनकी पुस्तक है ना, वो भी इन्होंने किसके साथ में लिखी? राइंस के साथ में लिखी। इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इंपॉर्टेंट बुक है, ये ध्यान रखना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो भी इन्होंने राइन के उसके साथ में, एंगल्स के साथ में लिखी। तो इंपॉर्टेंट बुक है। और जो एंगल्स के साथ में इनकी जो मित्रता थी वो उस सदी की
उस सदी की सबसे बड़ी मित्रता भी मानी जाती है। इनके साथ में जो एंजल्स की थी, तो इन्होंने एंजल्स के साथ भी मित्रता रखी, उस बात को भी नहीं ध्यान रखना है। ये इनकी कौन सी थी, ऐसी रचनाएं थी जो एंजल्स के साथ में मिलकर इन्होंने लिखी है। इसके अलावा अब इनकी हम स्वयं की रचनाएं भी देख लेते हैं, या कुल रचनाओं की बात कर लेते हैं। अगर इनसे रचनाएं पूछे जाए तो आपको किसकी लिखनी है, कार्ल मार्क्स की लिखनी है, सिर्फ ध्यान रखना। अब कार्ल मार्क्स की कौन कौन सी रचनाएं अगर हम बात करते हैं, तो पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, देखिए एक पुस्तक और है इसी नाम से, वो फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी है, जो प्रोधो की है। ध्यान रखना किसकी है, प्रोधो की है। वो बिल्कुल इसका नाम है जो इससे बिल्कुल उल्टा है ना। वो क्या आएगा आपका, फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी लिखा आएगा, लेकिन ये है, ये अलग है, वो उल्टी आएगी, फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी आएगी। ये पुस्तक तो है कार्ल मार्क्स की और वो है प्रोधो की, ध्यान रखना। इसके अलावा इनकी जो इंपोर्टेंट बुक है, आपने अभी बात की थी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, ये इनकी इंपोर्टेंट बुक है, मुख्य बुक है। अगर ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, चाहे हम कोई सी भी एग्जाम्स की बात करें, चाहे हम ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम्स की बात करें, चाहे हम कंपटीशन लेवल की एग्जाम की बात करें। इसके अलावा दास कैपिटल इंपॉर्टेंट बुक है, दास कैपिटल। इसके अंदर इन्होंने जो इतिहास है उसके बारे में लिखा है कि किस तरह वर्ग संघर्ष चलता है, वर्ग संघर्ष की बात की है। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है जहां अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत में हमें मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी पुस्तक है, एक इनकी पुस्तक है वैल्यू, प्राइस और प्रॉफिट वाली, वैल्यू, प्राइस और प्रॉफिट, है ना, इसका भी ध्यान रखना। तो ये तो है दास कैपिटल, ये है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और ये है वैल्यू, प्राइस और प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट नाम से है। तो आपसे ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। और बुकों की बात कर लेते हैं हम, और कौन कौन सी इन्होंने इंपॉर्टेंट बुक लिखी। तो इन्होंने द ग्रोथा प्रोग्राम, ग्रोथा प्रोग्राम, ग्रोथा प्रोग्राम नामक एक इन्होंने बुक और लिखी है। तो ये भी इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है। और इनको आधुनिक साम्यवाद के साथ साथ का उन्नयन करता तो कहते ही कहते हैं। इसके अलावा कुछ बातें और इनके संदर्भ में कही जाती है कि इनको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक इन्हें कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक इन्हें कहा जाता है। तो आज हमने कार्ल मार्क्स की बुक्स के बारे में देखा। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, वो बहुत सारी बुक्स हैं ऐसे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको लिखवा दी है। तो इनका जीवन परिचय देखा आज हमने। तो जीवन परिचय में हमने क्या क्या देखा, इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के जियरे नाम के स्थान पे हुआ। इनके पिता साधारण वकील के रूप में कार्य करते थे। इनकी माता यहूदी थी और बाल्यावस्था से प्रतिभाशाली रहे। गहन अध्ययन में इनका विश्वास रहा है, गहन अध्ययन करते हैं। और बोन विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया और वहीं से दर्शन शास्त्र में इन्होंने डॉक्टरेट की है। वही इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जेरी नाम से, जिससे ये प्रेम प्रसंग में ये शामिल हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। इसके बाद इन्होंने राइन नामक समाचार पत्र में काम करना शुरू किया और मुख्य संपादक के पद पर भी वहां पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने साम्यवादी लीग में ये शामिल हो गए ब्रुसेल्स में। वहीं पर इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ब्रुसेल्स में ही लिखी है, वहीं पे इन्होंने की है। और इसके बाद जर्मनी में वापस आते हैं और एक क्रांतिकारी माहौल को जन्म देते हैं और अपने एक क्रांतिकारी पत्र ये लिखते हैं जिसका नाम होता है न्यू रेनिस थ्योरी टाइम्स। तो न्यू रेनिस टाइम्स में इन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार रखे, जिनके कारण इन्हें राजद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में भी डाल दिया गया है।
और जेल में जाने के बाद इनका समय उल्टा थोड़ा चलना शुरू हो जाता है। दरिद्रता की एक गरीबी में ये समय व्यतीत करते हैं और इनके जीवन पर जो प्रभाव पड़ा वो हीगल का पड़ा, फायरबाख का पड़ा और रिकार्डो का पड़ा। अगर हीगल की बात करें तो हम द्वंद्वात्मक पद्धति इनको उन्होंने हीगल से ग्रहण की है। अगर हम फायरबाख की बात करें तो भौतिकवादी जो पद्धति है इन्होंने वो फायरबाख से ग्रहण की है। और अगर अतिरिक्त मूल्य की बात करें तो इन्होंने रिकार्डो से अतिरिक्त मूल्य की बात की है। इसके अलावा इन्होंने द होली फैमिली है, द जर्मन आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, इसके अलावा पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है, इसके अलावा वैल्यू प्रॉफिट प्राइस एंड प्रॉफिट इन्होंने लिखी है, इसके अलावा दास कैपिटल इन्होंने लिखी है। तो ये बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखी है और एक तरीके से वैज्ञानिक समाजवाद के जनक रहे हैं। और रॉबर्ट ओवन जिन्हें हम इनसे पहले के जो विचारक हैं उनके बारे में एक बहुत बड़ी बात की है। एक बेपर नामक विद्वान व्यक्ति थे, बेपर, वो क्या कहते हैं कि कार्ल मार्क्स से पहले के जो भी साम्यवादी विचार थे वो एक तरीके से गुलाब के फूलों की तरह थे, जिनको कोई जमीन जिनके पास नहीं थी, कोई जमीन नहीं थी, और जो जमीन जो दी है जिस पर साम्यवादी आगे बढ़े हैं वो जमीन किन्होंने प्रोवाइड की है, कार्ल मार्क्स ने की है। तो आज हमने कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में देखा। अगली में हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।